रिंकू पातावने और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य समय, नागपुर समय की विशेष पेशकश। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाएं आधुनिक युग के साथ बदल रही है। नित नए आविष्कार जनजीवन के स्वास्थ्य के प्रति उपचार प्रणाली को प्रकट कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य समय के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश गावंडे, जो कि शासकीय रुग्णालय मेडिकल कॉलेज में अधीक्षक भी है। आइए उन्हीं से जानते हैं नए आविष्कार और विशेष रूप से अंगदान के महत्व के बारे में। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी मजबूरन हमें डॉक्टर के पास में जाना होता है, लेकिन जब डॉक्टर के पास में जाना हो तो सबसे बड़ा भय लगता है इंजेक्शन का। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जब हम बड़े होते, चाहे वो जवान हो बूढ़े हो, सबको ये इंजेक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे बड़ा डर लगता है। लेकिन आधुनिक तकनीक कुछ इस तरह से इजाद हो रही है कि अब ये डर जो है, डर लगने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में मैं तो कुछ बता नहीं सकता। इसके लिए चाहिए हमें एक्सपर्ट। तो आज हमारे हेल्थ समय में जो एक्सपर्ट हमारे साथ में है वो डॉक्टर अविनाश गावंडे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। अविनाश सर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये तो डॉक्टर तो है ही, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, और आप जो है बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और इसके अलावा जो जिम्मेदारी आप संभालते हैं वो है आप मेडिकल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट भी हैं। और पूरा दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद भी आप देखेंगे कि इनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती। सर, बहुत ज़्यादा मैंने खुद बात कर ली, लेकिन हमारी उत्सुकता थी कि अब जो पेनलेस इंजेक्शन जो है, तो ये पेनलेस इंजेक्शन क्या है, इसके बारे में आपको हमें बताना है। लेकिन उसके पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अविनाश गावंडे की जो जर्नी रही है, तो आपका एक अल्प सा परिचय हमारे दर्शकों को जरूर कराएं। मैं डॉक्टर अविनाश गावंडे हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ और मैं लास्ट 27 साल से पेडियाट्रिशियन करके प्रैक्टिस करता हूँ जी। और मैं एक प्रॉपर दिग्रस यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से एक छोटा गाँव उठली, वहाँ से आया हूँ। लेकिन यहाँ नागपुर वालों ने इतना प्यार दिया है, जैसे मैं एमबीबीएस यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन एमडी करते करते इतनी पहचान हो गई कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हुई। और ये सब प्यार है नागपुर वालों को, और नागपुर वालों के दिलों में बसते हैं, और विशेषकर बच्चों के दिलों में आप बसते हैं। अब सर, हम जानना चाहेंगे कि जो हम इंजेक्शन की बात कर रहे थे कि पेनलेस इंजेक्शन जो इजाद हुआ है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करें। और ये बहुत ज़रूरी भी था शायद, क्योंकि मैं खुद भी डरता हूँ इंजेक्शन से। नहीं, ये तो काफ़ी आपने सही बात बोली है जी। क्योंकि इंजेक्शन जैसे देखता है तो सिर्फ बच्चे नहीं, तो उसके साथ साथ बूढ़े लोग भी ज़्यादा डरते हैं। और अभी हाँ, बच्चे और बूढ़े सेम है, वो तो डरते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो अपने एज के लोग हैं, जो मिडिल एज लोग हैं, वो भी इंजेक्शन से ज़्यादा डरते हैं। हम मेडिकल कॉलेज में काफ़ी देखे हैं कि जब हम पढ़ते थे पहले, तो वो कुत्ते काटने के बाद एक इंजेक्शन आता था जो पेट में दिया जाता था। तो एक पेशेंट था, वो पेशेंट, उसकी वाइफ उसको लेके आती थी, जैसे मेडिकल कॉलेज का गेट है तो वहाँ से वो रोना चालू करता था। उसका एज नियर अबाउट था 45। तो ऐसे ये इंजेक्शन और उसके जो नीडल है उससे काफ़ी डर लगता है। लेकिन अभी एक टेक्निक आई है जिसमें जो इंजेक्शन देते हैं अपन या फिर वैक्सीन देते हैं, उसका जो दवाई है वो दवाई एक हाई प्रेशर जेट स्ट्रीम से बॉडी के अंदर जाता है, और उसके कारण उसको नीडल की ज़रूरत नहीं रहती। विदाउट नीडल, उसको बोलते हैं नीडल फ्री इंजेक्शन सिस्टम। तो नीडल फ्री इंजेक्शन सिस्टम, तो इसका मेन उद्देश्य ऐसा है कि जैसे बच्चे का जन्म होता है वैसे उसको वैक्सीन शुरू होते हैं। आपको तो मालूम है, वैसे होने के बाद वैक्सीन, उसके बाद हर महीने में एक वैक्सीन दिए जाती है। तो वो वैक्सीन यदि बच्चों को देना है तो पहले तो बच्चा रोता है जी, दूसरा उसकी मम्मी डैडी, उसको एक चिंता रहती है कि अपना अभी, वो एक डर रहता है अंदर कि अभी जाने के बाद मेरा बच्चा रोएगा, तो वो जो डर है वो डर भी इससे कम होता है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि उससे क्रॉस कंटेमिनेशन, जैसे एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को होना, या कोई एक नीडल बॉडी के अंदर जाती है इसलिए इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होता है, तो वो भी नहीं है। और तीसरा पॉइंट ऐसा है कि जो इंजेक्शन लेने वाला है लेकिन इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या नर्स, ये जो है इनको भी नीडल से इंजरी होने के चांसेस कम है। और आपने सुना ही है, आपको पता ही होगा कि HIV और ऑस्ट्रेलिया जैसे हेपेटाइटिस बी, ये जो इन्फेक्शन है ये एक आदमी से, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जाने का काम एक ही जरिया है जो ब्लड के थ्रू जाता है। तो इंजेक्शन यदि गलती से फॉल्टी एक पेशेंट को दिया और वही नीडल से यदि उसको मिलता है, तो ये जो सबसे
यानी घातक परिणाम है वो होने के चांसेस इसमें कम होते हैं। और ये इसकी सिस्टम ऐसी है कि एक पिस्टन रहता है। ये अभी हम आपके पास में ये इंस्ट्रूमेंट तो देखना चाहिए, दर्शक भी उत्सुक हैं। ये हाई प्रेशर स्प्रिंग ड्रिवन सिस्टम है जी जी। और उसमें एक प्रेशर डेवलप होता है स्प्रिंग से, वो प्रेशर कंप्रेशन जैसा। हाँ, ये जो उससे अभी जो उससे एक प्रेशर उसमें स्प्रिंग ड्रिवन एक प्रेशर हो गया जी। और प्रेशर होने के बाद ये जो इंजेक्शन ये पिस्टन है जी और इसके साथ ये अपना जो सिस्टम है नई पुरानी सिस्टम जी जी ये इंजेक्शन है, उसके साथ एक ये नीडल लगती है जिससे डर लगता है जी जी। तो ये नीडल नहीं लगते हुए ये जो मेडिकेशन है हाँ। वो मेडिकेशन एक एडाप्टर आता है इसका जी। वो एडाप्टर थ्रू ये मेडिकेशन ये जो पिस्टन है ये पिस्टन में मेडिकेशन आता है और पिस्टन में मेडिकेशन आने के बाद सॉरी ये कार्ट्रिज है जी। और ये कार्ट्रिज इसमें फिट हो जाती है। अब इसमें मेडिसिन है, एक कार्ट्रिज विद द हाई प्रेशर जेट सिस्टम उसमें ऑलरेडी स्प्रिंग ड्रिवन तैयार हो गई जी। और ये जब पेशेंट जहाँ पे अपनी इंजेक्शन देना है तो वहाँ पे ये रखने के बाद ये नीडल नहीं है जी और जेट स्ट्रीम पे प्रेशर से मेडिसिन जो है बॉडी के अंदर में रिलीज हो जाए, मेडिकेशन बॉडी के अंदर रिलीज होता है। ये इसकी जो स्पीड है ये नियर अबाउट एक जेट से 4 सेंटीमीटर तक जाता है और एक इसके लिए यदि आपने सोचा तो 1/10 ऑफ द सेकंड टाइम लगता है वो इंजेक्शन जाने के लिए, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोल सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इंजेक्शन जो मेडिकेशन है वो बॉडी के अंदर जाता है विदाउट नीडल, वो हम बोलते हैं प्रकाश की गति से, विदाउट नीडल। अब इंजेक्शन कई प्रकार के होते हैं, जिसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं, इंट्रावेनस कहते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी आप में से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। तो ये सभी प्रकार के इंजेक्शंस का यूज इसमें हो सकता है। हाँ, ये इसका अभी नया सिस्टम है, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। यूएस में 10 साल पहले ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई, अपने अभी शुरू हुई टेक्नोलॉजी। इसमें 4 जो है इंट्रामस्कुलर, जिसमें काफ़ी सारे वैक्सीन, बच्चों के वैक्सीन 99.9% ऑफ वैक्सीन इंट्रामस्कुलर जाते हैं, वो वैक्सीन वो रूट और सबक्यूटेनियस, ये 2 रूट इसमें दे सकते हैं। और इसका दूसरा ड्रॉबैक ऐसा है कि 0.5 से ज़्यादा मेडिकेशन इसमें जाता नहीं है एंड मोस्टली वैक्सीन 0.5 ml ही रहती है। कुछ वैक्सीन जो है जो 1 ml रहती है तो उसको 2 कार्ट्रिज यूज करके आप दे सकते हैं, 2 बार वो देना। हाँ, और एक वैक्सीन जो वैक्सीन है जो लिक्विड फॉर्म मेडिकेशन है या लो विस्कोसिटी मेडिकेशन है वही इसके थ्रू दिए जा सकते हैं। कौन से ऐसे मेडिसिन है जो नहीं दिए जा सकते स्पेसिफिक, जो ज़्यादा चलन में आते हैं और वो इसका हम उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते? हाई विस्कस है, ऑयल बेस्ड मेडिकेशन है और जिसका क्वांटिटी 1 ml से ज़्यादा है वो इससे नहीं दे सकते। ये एक टेक्नोलॉजी है और ऐसी कई टेक्नोलॉजी है, तो आप क्या सलाह देंगे कि जो आज की जो मेडिकल फ्रैटर्निटी है तो उन्होंने इसका कितना एडॉप्शन करना चाहिए और कितना हैंडी है ये सब आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए? इसका कोई ट्रेनिंग वगैरह भी लेना अनिवार्य होता है? अभी आपने देखा है कि कुछ सारी बीमारियां जो बच्चों में नहीं होती है, जैसे हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो कुछ सारी बीमारियां भी पढ़ाने के लिए भी नहीं है, जैसे टिटेनस। ये अपन इतने साल से वैक्सीन दे रहे, जो उसकी लस दे रहे, उसके कारण टिटेनस पढ़ाने के लिए है केसेस, लेकिन इतने केसेस नहीं है। तो ये बीमारियां यदि बच्चों में कम करना है, जिसको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज बोलते हैं, घट सर्प, डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्टुसिस, ट्यूबरकुलोसिस और ये सारी बीमारी, उसके जो वैक्सीन है वो देना जरूरी है। और वो वैक्सीन यदि उसका कवरेज ज़्यादा जाता है, ज़्यादा बच्चों में वैक्सीन दी जाती है, तो ये बीमारी है अपने भारत से, ये पूरे वर्ल्ड से निकाल सकते हैं अपन। इसलिए वैक्सीन कवरेज, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा पेशेंट में होना चाहिए। ऐसे इसमें यदि मास इम्यूनाइजेशन देना है तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक थ्रू, क्योंकि बच्चों में डर नहीं रहेगा, माँ बाप की चिंता कम हो जाएगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। तो ये जो टेक्निक है मास बेस पे होता है, कैंप बेस पे आप कर सकते हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए सबसे अच्छा बूम है। और कई मायनों में एक समाज में एक बहुत अच्छा परिवर्तन, एक पॉजिटिवनेस भी इससे आ सकता है। ऐसा जो आपके साथ में बात करके सब देख के जो है एक आने वाला मेडिकल फ्रैटर्निटी कितने स्पीड से जो है परिवर्तन हो रहा है वो देखना बड़ा एक आनंददायक क्षण लगता है।
डॉक्टर साहब, ये होगी बच्चों की बात, और एक और इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन हम आपसे करना चाहते थे, क्योंकि आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं और वहाँ शायद इसकी ज़्यादा जरूरत पड़े, बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पर आपके पास में आते हैं। 4 अगस्त को विश्व अवयवदान दिन जो है संपन्न हुआ। आप खुद इसके प्रणेता है, आपने खुद पुरजोर कोशिश की कि अवयवदान को प्रोत्साहन मिले। तो हमारे भारत में इसकी जो हम ये बोलेंगे कि जो जन जागृति है वो कितनी है, और जन जागृति हो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान की तरफ बढ़े, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले इसकी ज़रूरत समझाएं अपने भारत में, अपने नागपुर में विशेष करके, और फिर इसको एलिमिनेट। अभी आपने सुना है कि दिन ब दिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे रास्ते बढ़ रहे हैं, जैसे हाई स्पीड गाड़ियाँ व्हीकल आ रही है जी, और मॉडर्न लाइफस्टाइल है, अल्कोहल ड्रिवन गाड़ी चलाते हैं लोग, और बच्चों में जो गाड़ी ज़्यादा चलाने की है, बहुत सारी डिसीज़ है लाइफस्टाइल के कारण, लाइफस्टाइल बीमारियाँ है जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसके कारण बहुत बॉडी के जो ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, इवन हार्ट, ये डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए अभी दिन ब दिन इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक नई ब्रांच है और एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी। क्योंकि पहले तो ऐसा किसी का लीवर खराब होता है, किसी की किडनी खराब होती है, तो उसको बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज उसको किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद, उसको लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद वो पूरा लाइफ अच्छे से जी सकता है। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आपने देखा तो काफ़ी अभी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी वेटिंग है जी, काफ़ी वेटिंग है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तो काफ़ी वेटिंग है, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग है। इसलिए ये वेटिंग कम करना है लोगों को, यदि उसका ऑर्गन मिलने आसान होना है तो इसके प्रति लोगों के में जन जागृति होना जरूरी है। क्योंकि जैसे हमारे ट्रॉमा सेंटर है, हर गांव में एक्सीडेंट होने के बाद यदि उसको बचा सके तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो एक एक्सीडेंट नहीं होने के लिए देखना चाहिए, प्राइमरी प्रिवेंशन। एक्सीडेंट होने के बाद यदि बच सकता है तो उसके लिए विदिन 3 आवर्स विंडो पीरियड में ट्रीटमेंट मिलती है, तो काफ़ी लोग उससे सुधर सकते हैं, उसके हैंडीकैप होना बच सकता है। तो यदि ये नहीं होता है, कुछ पेशेंट में ब्रेन डेड होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में यदि टाइम पे उसका काउंसलिंग किया जाता है, फैमिली का काउंसलिंग किया जाता है, तो ये जो ऑर्गन्स है, एक आदमी 7 लोगों का जीवन बचा सकता है। उसमें लीवर है, 2 किडनी है, कॉर्निया है, हार्ट है, तो स्किन है, तो इतना यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सके तो एक आदमी मरने के बाद भी बहुत सारे आदमी के अंदर अपना जीवित जो एम है वो रख सकता है, वो बोल सकता है कि मैं इसके हार्ट डोनेट करने के बाद आगे भी मैं जिंदा रहूँगा। तो ये जो लोगों के प्रति भावना है, ये भावना जागरूक करना जरूरी है। हम अभी काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो कहीं कहीं लोगों की एक धारणा रहती है कि यदि इसका अपन ऑर्गन निकालते हैं तो ये उसकी आत्मा पूरी खत्म नहीं होती, उसकी आत्मा यहाँ ढूंढते रहेंगी। तो ये ऐसे जो भ्रम है जो फैमिली के, वो भ्रम निकालना जरूरी है, ताकि उसको ये समझाना जरूरी है यदि ये ऑर्गन दूसरे की बॉडी में जाती है तो जिंदगी भर इसके थ्रू वो जिंदगी अच्छी हो सकती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी मेडिकल कॉलेज में अभी तक 90 ट्रांसप्लांट हुए, किडनी ट्रांसप्लांट। अभी माननीय हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर राजगीर सर है, उनके कारण लीवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट का भी प्रोसेसिंग है। सर आए तब से एक का काम फास्ट हो रहा है। नहीं, और ये देखिए मेडिकल की बात मैं सर इसलिए भी ज़्यादा करता हूँ कि ये आम लोगों के लिए है, वो वर्ग जो बहुत ज़्यादा खर्च जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, और आप लोग जो कर रहे हैं वो उस तबके के लिए कर रहे हैं कि जिनके पास में पैसे की कमी है लेकिन उनकी जीने की इच्छा, उनको वो सुविधाएं आप दे रही है अपने आप में। आपके लिए मतलब हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि कॉलेज का जो डेवलपमेंट है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, उसका पूरा श्रेय डॉक्टर राजगीर सर को जाता है। और ये सच में और ये एक टीम वर्क होता है। मैं तो ये कहूँगा कि एज अ लीडर वो गाइड कर रहे हैं और बाकी सब मिलके उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सिस्टम का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम आपको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते एज अ डॉक्टर एक स्वस्थ समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट ये संदेश है कि हर जो जीवित आत्मा है, हर बूढ़े लोग रहे या बच्चे लोग हैं, उसका अधिकार है अच्छे से जीना। इसलिए मैं सबको, जो भी एज के बच्चे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन्होंने पहले सेल्फिश होना जरूरी है, स्वार्थी होना जरूरी है, पहले अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना जरूरी है। यदि आप खुद का हेल्थ अच्छा रख सकते हैं
तो आप अपनी फैमिली का हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, साथ ही साथ समाज का हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। इसलिए हर आदमी ने पहले खुद के तरफ देखना जरूरी है। अपनी ये बॉडी है, दैट इज योर बॉडी, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, यू कैन प्रोटेक्ट इट। और आपको अच्छा जीना है तो यू कैन मेक इट लाइफ मोर ब्यूटीफुल। वो इसलिए आपकी बॉडी अच्छी रखना है आपका काम है। तो हर आदमी ने सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस फ्री लाइफ। और इसके बाद हो सके तो चलते चलते किसी का अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करना। ये जो चीज़ें हैं ये सब पूरे समाज ने ये हर एक के पर्सनैलिटी में देना जरूरी है। हम तो बोलेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा है, जैसा उसका जन्म होता है इतने बच्चे अच्छे रहते हैं। यदि उनको अच्छे से डेवलप किए, पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप किए तो बच्चा ये अगला भारत का एक उज्जवल भविष्य बना सकता है। इसलिए मेरा एक प्रोवर्ब है इसलिए जी, सुपर्ब इंडिया करके, एस फॉर सपोर्ट, यू हैव टू सपोर्ट एवरीथिंग, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझना जरूरी है, पी फॉर प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, प्रिवेंट, हर चीज़ की प्रोग्राम करो। आपको कुछ काम करना है उसको प्रोग्रामिंग करो, प्लानिंग करो। कुछ आगे यदि बीमारी होने के चांसेस है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे अपने कोरोना ने सिखाया है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग एंड प्रिवेंशन। सुपर ई फॉर एक्सरसाइज, सुपर बी फॉर बॉन्ड। ये बॉन्ड जरूरी है। आजकल ये बॉन्ड एक दूसरे में नहीं है, सिर्फ मम्मी और बच्चा, मम्मी और पापा, ये जो फैमिली बॉन्ड है इसके अलावा भी बाकी है समाज में। तो वो बॉन्डिंग जो है सुपर इंडिया, आई फॉर इम्यूनाइजेशन, एन फॉर न्यूट्रिशन, डी फॉर डिसिप्लिन, आई फॉर इंटरेस्ट। हर चीज़ में इंटरेस्ट चाहिए। क्योंकि बच्चे आजकल के कॉलेज में देखते हैं हम, जब पढ़ाई का क्लासेस का है तब बाहर का यूट्यूब और व्हाट्सअप के बारे में सोचते हैं। जो व्हाट्सअप देखना है तब पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। तो इंटरेस्ट, प्रॉपर डिवोशन, प्रॉपर टाइमिंग ये इम्पोर्टेंट है। और सुपर इंडिया का ये आखिरी में तो ये फॉर एश्योरेंस, मैं एश्योर करूँगा यदि सब करते हैं तो हर आदमी जो चाहिए वो बन सकता है। वाह, क्या बात है! इससे बेहतर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आज डॉक्टर साहब से बात करने के बाद मैं यहाँ से जो लेकर जा रहा हूँ वो इंद्रधनुष के 7 रंग लेकर जा रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम अपने जीते जी, अगर हमें लगता है कि हमारे अंतिम समय में हम अगर अपने 7 अंगों को दान कर दें तो हम 7 व्यक्तियों में जीवित रह सकते हैं। आत्मा परमात्मा की बात हम थोड़ी देर के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन ये हमारे जीते जी किया हुआ अंगदान का जो एक प्रयास है वो 7 जिंदगियों, 7 परिवारों में हम अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से हमें समझाया, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही प्यारी बातें थी। धन्यवाद।